नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 12वां। इसका अपने एक पार्ट पहले कर चुके हैं। लैंगिक जनन के बारे में अपने जाना कि जिस जनन में बीज की आवश्यकता नहीं होती उससे पादप के किसी भी भाग से दूसरे पौधे को उगाया जाता है तो वे क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें अपने पहला किया कायिक प्रवर्धन। अब अपने दूसरा जो कर रही हैं वो है मुकुलन। दूसरी जो विधि है इसकी वो क्या है? मुकुलन। तो आपने पहले जिस्ट के बारे में अपने पढ़ा है, तो जिसे हमें केवल किसके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। तो इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो जिस्ट कुछ ही घंटों में क्या हो जाता है? वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। मतलब इसको यदि पर्याप्त मात्रा में पोषण जितना इनको चाहिए उतना मिलता रहे तो यह कुछ घंटों में ही गुणन करते हैं। जनन का जो गुणन हो जाता है बहुत ज़्यादा ये वृद्धि करते हैं। जिस्ट कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। जिस्ट एकल कोशिका जीव है या एक कोशिकीय जीव है। क्रियाकलाप दे रखा है आपको 12.3। इसमें क्या है कि बेकरी से आप जिस्ट केक या केमिस्ट की दुकान से आप जिस्ट पाउडर खरीद लें। आप क्या करो, चुटकी भर जिस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखो जिसमें थोड़ा सा जल हो और इसमें 1 चम्मच आप शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। आपको जिस्ट, शक्कर और पानी डालकर किसी बर्तन में आपको घोल लें। अब उस पात्र को आप कमरे में गर्म भाग में रखें, उस जगह रखें जहां कमरा गर्म है या गर्म कमरे में रख दो। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की आप 1 बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें तो आपको क्या दिखाई देता है कि जो नई जिस्ट कोशिकाएं हैं उनको आप देख सकते हो। जिस्ट इतनी जल्दी से वृद्धि करता है, आलू की तरह ही होता है जिस्ट। जिस्ट में क्या होता है? कोशिका से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल कली कहलाता है। मुकुल वृद्धि करता रहता है और जनन कोशिका से अलग होकर एक नई जिस्ट कोशिका बनाता है। जैसे ये जिस्ट है, ये पहले जिस्ट है, इसमें ये थोड़ा सा उबार आता है, उबार आ गया, फिर ये थोड़ा सा और उबार आके ये अलग हो जाता है, एक अलग हो गया, फिर दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। मतलब उसी भाग से कई जिस्ट हैं वो नया जीवन प्रारंभ कर देते हैं। जनन कोशिका से अलग होकर फिर नई जिस्ट कोशिकाएं बनती है और नई जिस्ट कोशिकाएं विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई जिस्ट कोशिकाएं बनती है। इसी प्रकार ये श्रृंखला बन जाती है और यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में जिस्ट कोशिकाएं बन जाती है। मतलब कुछ ही समय में बहुत पर्याप्त मात्रा में ये कोशिकाएं हैं जो जिस्ट की वो बन जाती है। ये था आपका मुकुलन। इसके बाद अगला है तीसरी विधि, वो क्या है? खंडन। खंडन में क्या है कि आपने तालाबों या ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। जो अवपंकी जो गुच्छे होते हैं इस प्रकार के तैरते हुए आपने देखे होंगे। ये क्या है? शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व दोनों ही उपलब्ध हो तो ये शैवाल क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं। मतलब इनको पोषक तत्व भी मिले और इनको पानी भी मिले। जब जल और पोषक तत्व दोनों ही उपलब्ध हो तो शैवाल क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। इस प्रकार ये शैवाल हैं, इनको पानी भी मिल गया, खनिज लवण या पोषक तत्व भी मिल गए तो ये वृद्धि करते हैं और फिर ये आगे 2 शैवालों में विभाजित हो जाते हैं। तो यह जो प्रक्रम है ये निरंतर चलता रहता है और कुछ ही आगे ये वाला 2 में चलेगा, फिर ये वाला 2 में, फिर ये वाला 2 में, ये वाला 2 में, इस प्रकार आगे से आगे ये प्रक्रम चलता रहेगा और कुछ ही समय में शैवाल एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। मतलब इतनी जल्दी ये वृद्धि करते हैं कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैल जाते हैं। इसके बाद अगला है आपका जो विधि है वो क्या है? बीजाणु निर्माण। अपने पहले जो चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जो डबल रोटी है वो बाजू में जो उपस्थित है बीजाणुओं से उसमें क्या हो जाते हैं? कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराते हैं और डबल रोटी पर आप रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं।
जो बीजाणु हैं या अलैंगिक जनन के कारण ही होते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। चाहे कितने ही हल्के होते हैं, लेकिन ये मतलब सभी चीज़ों की, सभी प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए इनके पास एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसीलिए तो ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फरन जैसे जो पादप में भी क्या होता है, जनन बीजाणुओं के द्वारा ही होता है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में अपने पढ़ा था कि बीज की आवश्यकता नहीं होती। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, बीज की आवश्यकता होती है। नर व मादा दोनों ही क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो पुष्प की संरचना के बारे में अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर को तो नर जनन अंग कहते हैं और स्त्री केसर को मादा जनन अंग कहते हैं। दो जनन अंग होते हैं इसके, एक नर जनन अंग, एक मादा जनन अंग। नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं और स्त्री केसर को मादा जनन अंग कहते हैं। क्रियाकलाप दे रखा है 12.4। क्या दे रखा है आपको कि सरसों, गुड़हल, पिटूनिया का कोई भी पुष्प ले लो और इसके जनन अंगों को आप पृथक करो। पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में आप अध्ययन कर सकते हो किसी भी अपने अध्यापक की देख रेख में। तो ऐसा पुष्प जिनमें या तो केवल कई पुष्प होते हैं, उनमें या तो अकेला पुंकेसर होता है या फिर अकेला स्त्री केसर होता है, मतलब उसमें एक ही जनन अंग होता है। सभी पुष्पों में दोनों जनन अंग उपस्थित नहीं होते। तो कुछ पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक ही जनन अंग होता है, चाहे नर जनन अंग हो चाहे मादा जनन अंग हो। तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो जो मक्का है, पपीता है, ककड़ी है और जहाँ खीरे के ये पौधे हैं, ये क्या हैं, एक लिंगी पुष्प हैं। एक लिंगी पुष्प क्या क्यों है, क्योंकि इनमें या तो नर जनन अंग है या फिर इनमें मादा जनन अंग है, इसीलिए ये क्या है, एक लिंगी पुष्प है। इसके अलावा सरसों, गुलाब, पिटूनिया, इनमें क्या होते हैं, दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये आपको बता रखे हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। ये स्त्री केसर की संरचना है और ये किसकी संरचना है, पुंकेसर की। मतलब ये नर जनन अंग है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, मादा जनन अंग है। इसके बारे में ये आप देख सकते हो। नर और जो मादा है ये दोनों क्या है, एक लिंगी पुष्प, दोनों ही एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं या फिर अलग अलग पादपों पर उपस्थित हो सकते हैं। तो क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। ये देखो ये पुंकेसर है तो इसमें ये तो है तंतु और ऊपर का जो भाग है ये क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। परागकोश में क्या होते हैं, छोटे छोटे परागकण होते हैं। तो यो नर युग्मकों को बनाते हैं। ये परागकण क्या करते हैं, नर युग्मकों को बनाते हैं। और स्त्री केसर में क्या होता है, वर्तिका, अगर ये वाला ये वर्तिका और बीच वाले भाग को अंडाशय कहते हैं। स्त्रियों में ये 3 भाग पाए जाते हैं और अंडाशय में एक या अधिक बीजांड हो सकते हैं। मादा युग्मक या अंड का निर्माण कहाँ होता है, बीजांड में ही होता है। लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों के युग्मकों से युग्मन होता है और फिर युग्मनज बनता है। लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों ही भाग लेते हैं। दोनों के युग्मकों के युग्मन से ही युग्मनज बनता है। तो लैंगिक जनन के बारे में आप और अलैंगिक जनन में अंतर आप समझ गए होंगे। और इसका जो आगे का ये भाग है, परागन और लैंगिक जनन की जो आगे की प्रक्रिया है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।